रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग एपिसोड 14 बनारस। आज ओस को छुट्टी मिलने वाली थी। वो वापस घर जा रही थी और सच में उसे सत्या ही लेने गई थी। वो उसे सीधा गायत्री के घर ही लेकर आई थी। ओस को लगा था शायद उसे तिमिर के घर ले जाया जाएगा, पर ऐसा नहीं था। वो पूछना चाहती थी कि क्या वो तिमिर के घर नहीं जा रहे, पर वो नहीं पूछ पाई। तो सत्या ने ही उसके दिल की बात समझते हुए कहा, तिमिर आज वापस उदयपुर जा रहा है। फिर वापस आए ना आए, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर में अकेली रहो, इसलिए यहाँ लाए हो तुम्हें। उसकी बात सुन ओज एकदम से बोली, क्या मतलब वापस आए ना आए? सत्या हंसी और बोली, मतलब ये कि वो उदयपुर में रहता है। यहाँ तो वो बस ऐसे ही कभी काम से तो कभी सुकून की तलाश में आता है, पर हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता ना, इसलिए अपने घर लौटकर जा रहा है। ओस की धड़कनें तेज हुई। वो धीरे से बोली, वो फिर से मुझे छोड़कर जा रहा है। सत्या मुस्कुराई और बोली, नहीं तो किसने बोला? वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, तुम तो यहीं पर रहती हो ना। ओज ने उसे एक नजर देखा और बोली, पर वो हस्बैंड है मेरा उनके साथ रहना सही है या यहाँ? सत्या अब हंस दी और बोली, वो तुमने ही तो कहा था तुम्हें तिमिर के साथ नहीं रहना, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूं ना। ओज ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, पर वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। सत्या हंसी और प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली, वो नहीं ले जाने वाला तुम्हें अपने साथ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। वो आएगा वापस, और जब आएगा तो तुम्हें साथ लेकर जाएगा। फिक्र मत करो, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है उसे ये एहसास दिलाने में कि वो भी तुमसे प्यार करता है, तो ये प्यार ऐसे ही खत्म नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, आराम से यहाँ रहो, ओके? वो जल्दी आएगा वापस। सत्या उसे बस उम्मीद दे रही थी, और ओज ये बात अच्छे से जानती थी। वो कुछ नहीं बोली, पर वो उदास थी। उसकी सारी शिकायतें, सारा गुस्सा बस इतना सुनकर हवा हो गया था कि तिमिर वापस उदयपुर जा रहा है। वो ऐसे ही टेंशन में बैठी थी और सत्या ने उसे ऐसे देखकर कहा, फिक्र मत करो, उसने बोला है वो रात का डिनर हमारे साथ ही करेगा, और शायद रात को लेट नाइट उसकी फ्लाइट है तो तुम मिल सकती हो उससे, वो मिलकर जाएगा। ओज ने उसकी तरफ एक उम्मीद के साथ देखा तो सत्या ने कहा, ओज फिक्र मत करो, तिमिर कैसा भी है पर लॉयल बहुत है। अगर वो तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा है ना तो वो किसी लड़की की तरफ दिखेगा भी नहीं, पर वो देखता भी नहीं है। मुझे तो आज भी शक है उसने तुमसे शादी कैसे कर ली। बंदे को मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी लड़की की तरफ देख रहा है, उसकी बात भी कर रहा है, फिर अचानक तुमसे शादी कैसे कर ली? ओज बोली, बदले के लिए शादी की थी ना मुझसे, शायद इसलिए। सत्या हंसी और कहा, तब तो उसके बदले ने एक अच्छा काम किया, वरना मैं तो सोच रही थी वो पूरी जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाएगा। पल हुआ क्या था? ओस कुछ सोचते हुए बोली, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है। दादाजी ने तिमिर की आर्ट गैलरी बंद करवा दी थी ये बोलकर कि या तो वो बिजनेस ज्वाइन करें या फिर वो उन्हें एक पोता दे दे ताकि वो उसको वायरस बना सके, और तिमिर ने बच्चों के लिए मुझसे शादी की थी ताकि मैं उसे बच्चा दे सकूं और वो अपने दादाजी से बच जाए, पर शायद वो बस टाइम ले रहा था दादाजी से बचने के लिए, क्योंकि मुझे अब लगता है कि कुछ भी हो जाता है पर वो अपना बच्चा दादाजी को कभी नहीं देता। अगर उनकी हकीकत ये है तब तो बिल्कुल भी नहीं, और उस चक्कर में हमारी शादी हो गई। सत्या एकदम से हंसी और बोली, मतलब जसवंत जी को दिखाने के लिए उसने बस एक शादी कर ली ताकि उन्हों बता सके कि हाँ भाई मैं आपको पोता देने के लिए रेडी हूँ। बट वो उन्हें पोता देने वाला नहीं था और इस चक्कर में उसे एक बहुत प्यारी हमसफर मिल गई, राइट? ओज बस मुस्कुरा दी तो सत्या उसे आराम करने का बोलकर वहां से चली गई। उसको गायत्री जी का घर बड़ा प्यारा लग रहा था। बीचों बीच बरामदा, वो 3-4 कमरे, किचन और उसके कमरे की एक खिड़की भी बरामदे में खुलती थी जिसमें गेट भी देखा जा सकता था। ये घर जितना प्यार था उतना ही सुकून देने वाला था। उसे बरामदे को एक रात रानी की बेल ने पूरा ढक रखा था, और वो रात रानी की बेल ओस के कमरे के उस खिड़की तक भी आती थी। और उसके कमरे के अंदर बेड, एक साइड अलमारी, एक साइड एक बुकशेल्फ रखा हुआ था। फर्श काली मिट्टी का था जो सच में एक खुशबू देता था। उसे यहाँ आकर घर जैसा एहसास हो रहा था जो उसे ना तिमिर के घर पर होता था ना अपने खुद के घर पर कभी हुआ था। वो हमेशा आशुतोष से डरते हुए रहती थी, पर यहाँ उसे सुकून था। ना किसी का डर था ना किसी की फिक्र, बस खुशी थी। उसके हाथ में फिलहाल अपनी डायरी थी और वो अपनी डायरी को फिर से पढ़ने लगी थी। अपने उन दिनों को फिर से जी रही थी। शाम तो हो ही चुकी थी। सत्या और गायत्री जी दोनों ने मिलकर खाना बनाया था और वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तब गेट पर किसी ने दस्तक दी। गायत्री ने सत्या की तरफ देखते हुआ कहा, तिमिर आ गया होगा, दरवाजा खोल दो। सत्या दरवाजे की तरफ जाने को हुई कि उन्होंने देखा ओज भी उसी वक्त कमरे से बाहर आ रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा,
ओज जरा दरवाजा खोल दो, तिमिर आया होगा शायद। ओज ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने दिव्यम खड़ा था। उसे देखकर वो हैरानी से बोली, तुम? दिव्यम ने बिना किसी भाव के बड़े आराम से कहा, हाँ मैं। पर तुम यहाँ होगी ये नहीं सोचा था। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ी सत्या ने उसके करीब आते हुए कहा, कौन है? पर दिव्यम को देखते ही वो भी खामोश हो गई और दिव्यम ने उनकी तरफ देखकर कहा, हेलो डॉक्टर सत्या, मैं यहाँ गायत्री जी से मिलने आया था, पर पता नहीं था आप सब यहाँ मिल जाओगे। तब तो आपका वो भांजा भी यहीं पर होगा। कहाँ है? दिख नहीं रहा। उसने इधर उधर देखा और पीछे से आवाज आई, यही हूँ। दिव्यम ने एकदम से मुड़कर पीछे देखा तो पीछे तिमिर खड़ा था। दिव्यम तुरंत बोला, अच्छा है यही मिल गए। ये पकड़ो। उसने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा तिमिर की तरफ बढ़ा दिया। तिमिर ने उसे देखा, फिर उस लिफाफे के अंदर से उस कागज को निकाल कर देखा तो 2 पल के लिए वो रुका और उसने वापस से नजरें उठाकर दिव्यम की तरफ को देखा तो वो बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। विक्रम अंकल से मिला था मैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम जेल जाकर रहोगे मेरे डैड को मारने के जुर्म है। वो ओस की तरफ मुड़ा और बोला, और तुम? अपने हस्बैंड का साथ देने का, मेरे बाप की इज्जत को उतारने का तुम्हें बहुत शौक है ना? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। वो अभी बोला ही था कि पीछे खड़े तिमिर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसकी पीठ पर लगा दी। दिव्यम एकदम से चिल्लाया, आह! वो चिल्लाते हुए बोला, What the hell are you doing? मेरा हाथ छोड़ो। तिमिर बड़े आराम से था। ओस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी उन दोनों को ऐसे देखकर और तिमिर ने दिव्यम के हाथ को जरा और मरोते हुए कहा, बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। तुमने केस किया, आई लाइक इट। अपने बाप के लिए प्यार है तुम्हारा, पर अपनी बड़ी बहन से या मेरी बीवी से लिहाज से बात करो। इनफैक्ट बात ही मत करो। उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत की तो ये हाथ आज मोड़ा है, कल तोड़ दूंगा। तिमिर ने एकदम से दिव्यम को आगे की तरफ धक्का दिया। दिव्यम ने अपने हाथ को देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ टूट ही गया हो। वो अपने हाथ को दूसरे हाथ से मलने लगा और तिमिर को घूरने लगा। तिमिर ने उसे वैसे ही देखते हुए कहा, आंखें नीचे कर और निकल यहाँ से। कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आया है ना? कोर्ट में मिलता है। उससे पहले अगर इस घर के आसपास दिखने की भी कोशिश की तो तेरा मर्डर भी वैसे ही होगा जैसे तेरा बाप का हुआ। फिर आई डोंट केयर कि तेरा केस कौन लेकर आता है। दिव्यम वैसे ही बोला, ये आका ना निकाली तो मेरा नाम भी दिव्यम नहीं, और वो वहां से दंदनाते हुए निकल गया। उसके जाते ही तिमिर ने अंदर की तरफ देखा। अब तक गायत्री जी भी गेट पर आ चुकी थी। वो बोली, हुए क्या? हुआ कौन था? तिमिर ने गहरी सांस ली और बोला, साला था, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। वो इतना बोलकर अंदर चला आया और ओस बस दरवाजे पर खड़ी जाते हुए दिव्यम को देख रही थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी दिव्यम से कभी नहीं बनी थी। एक बहन होने के नाते वो हमेशा उससे प्यार करती थी, उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करती थी, पर दिव्यम को पता नहीं उससे कौन सी नफरत थी। वो कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करता था। वो जानती थी वो खतरनाक है, वो कितना जिद्दी है, और अब उसे डर लग रहा था कि कोर्ट में अगर उसने ये साबित कर दिया कि तिमिर ने ही आशुतोष मित्तल का मर्डर किया है तो क्या होगा। बनारस, गायत्री जी के घर। ओज अब भी दरवाजे पर खड़ी बाहर की ओर देख रही थी और अचानक उसके कान के बेहद करीब एक आवाज बढ़ी, तुम कहो तो हाथ तोड़ दूं। उसने एकदम से घबराकर पलट कर देखा। वो गिरने को हुई कि पीछे खड़े तिमिर ने उसका आर्म पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। ओज सीधा उसके सीने से जा लगी। उसने सिर उठाकर तिमिर को देखा तो वो बोला, वो डिजर्व करता था। इतना लगाव रखने की जरूरत नहीं। बहन नहीं मानता वो तुम्हें, चुपचाप अंदर चलो। उसने थोड़ा रुडली ये चीज कही थी। ओस का मुंह बन गया। वो चुपचाप अंदर चली गई तो तिमिर ने दरवाजा बंद किया और वो भी उसके पीछे अंदर चला आया। हाथ मुंह धोया और आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा। सत्या और गायत्री भी आ गई। ओस भी हाथ धोकर आकर अपनी चेयर पर बैठी तो सत्या ने सबको खाना सर्व करते हुए कहा, आज ही जाने की क्या जरूरत है, कल सुबह चले जाना ना, आज रात यहाँ रुक जाओ। तिमिर ने अपना खाना खाते हुए आराम से कहा, और आपको लगता है मैं रुकूंगा? सत्या ने उसे घूर कर कहा, पागल हो तुम? वो वैसे ही बोला, कोई शक नहीं है। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर गायत्री में हंसते हुए कहा, सत्या जब तुम्हें पता है ये तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम इससे बार बार बोलती क्यों हो? सत्या ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, ये सोचकर कि कभी तो मेरी बात मान ले, पर नहीं, ये जिस दिन मेरी बात मान लेगा ना, मैं मानूंगी। मैं गंगा नहा ली। और तिमिर पर से बोला, आप तो हर महीने गंगा नहाती है, महीने के 2 दिन तो आप यहाँ रहती ही रहती है, आप कौन सी गंगा नहानी है आपको? वो तीनों कुछ ना कुछ बोल रहे थे।
बस ओस थी जो चुपचाप खाना खाए जा रही थी और तिमिर ने उसकी तरफ देखा। वो सिर झुकाए बैठी खाना खा रही थी तो तिमिर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें चलना है उदयपुर? जैसे ही तिमिर ने ये पूछा ओज ने एकदम सिर उठाकर के तिमिर को देखा। ओज के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी जिसे देखकर तिमिर ने कहा, यही एक्सपेक्ट कर रही थी ना मुझसे। उसकी अगली बात सुनकर ओज का मुंह बन गया। वो चुपचाप वापस अपना खाना खाते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ना ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाले और ना ही मुझे चलना है। मैं यहाँ खुश हूँ, नानी माँ के पास रहूंगी। तिमिर ने अब टेबल पर हित रखा और हाथ पर ठूडी रखते हुए बोला, सोच लो, फिर से नहीं पूछूंगा। तिमिर ने जैसे ही ये कहा, ओज हैरान रह गई। उसने बड़े आराम से कहा था। ओज ने उसकी तरफ देखा और बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने हाँ कह दिया तो मुझे लेकर चले जाओगे बड़ा। तिमिर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ऑफकोर्स हाँ कहकर देखो। ओज 2 पल उसे वैसे ही चुपचाप देखती रही और फिर बोली, हाँ। तिमिर उसके चेहरे को देखता रह गया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, बैग पैक कर लो अपना। उसकी बात सुनकर सत्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, तुम सच में ओज को अपने साथ लेकर जा रहे हो? मतलब पक्का लेकर जा रहे हो? तिमिर ने उन्हें देखा और बोला, मैंने कुछ अलग तो नहीं बोला, या फिर आपको अपने कान के इलाज की जरूरत है? सत्या ने बेमन से उसे देखे। उसने वापस अपना खाना शुरू करते हुए कहा, बैग पैक कर लो, रात को 9 बजे की फ्लाइट है, मैं इंतजार नहीं करूंगा ज्यादा। ओस के चेहरे पर तुरंत बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खड़ी होते हुए बोली, मैं अभी पैक कर लेती हूँ। वो चली गई। गायत्री जी हंसकर बोली, पूरी पागल है। तिमिर इसका ख्याल रखना, लेकर तो जा रहे हो पर अकेले मत छोड़ देना, जानते हो ना कितना खतरा है। जसवंत भी वही है। तिमिर खाना खाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, उसी का तो इलाज करने जा रहा हूँ और इस बार मेरे बदले का आखिरी पड़ाव है। तीनों शिकारी साथ में शिकार होंगे और बस फिर सब खत्म। उसने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और फिर कुछ देर ऐसे उनके साथ बैठा रहा। तब तक ओज अपना बैग लेकर बाहर आ चुकी थी। तिमिल ने उठाकर उसे और फिर उसके बैग को देखा तो वो जल्दी से बोली, मेरा बैग रेडी है। तिमिर ने उसे अजीब ढंग से देखा और बोला, अभी तो तुम मना कर रही थी कि तुम्हें नहीं आना मेरे साथ, फिर ये इतनी जल्दी जल्दी बैग पैक करने का क्या मतलब? ओज ने वैसे ही कहा, अरे मैं मना करूंगी, मैं नहीं चलना चाहती, बट ऑफकोर्स मेरी तुमसे शादी हो रखी है तो मेरा तुम्हारे साथ रहना ज्यादा सही है, तो मैं ऐसे अपने कल्चर को मना तो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ओज बहाने बना रही थी और तिमिर अच्छे से जानता था वो बहाने बना रही है, पर पता नहीं वो क्यों उसके बहाने एक्सेप्ट भी कर रहा था। कुछ देर वहां रुकने के बाद तिमिर उसको लेकर वहां से निकल गया था। वैसे तो उनकी फ्लाइट 9 बजे की थी, पर तिमिर चाहता था कि वो एयरपोर्ट के अंदर रहे। ओज उसके साथ थी और वो किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ओज को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, और बनारस में फिलहाल उसके कई सारे दुश्मन थे जिससे वो ओज को बचाना चाहता था। वो एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही इंटर हुए ओज ने धीरे से कहा, मुझे भूख क्यों लग रही है? पर तिमिर ने सुन लिया था। उसने उसके बैग को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, उदयपुर चलने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि आधा खाना खाकर बैग पैक करने चली गई। ऑब्वियसली भूख लगेगी, जाकर बैठो वहां चुपचाप। ओज ने उसे बेचारगी से देखा और वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। तिमिर ने उसके पास ही बैग्स रखे और थोड़ी देर में आने का बोल वहां से चला गया। ओज को बहुत भूख लग रही थी। उसने दवायां भी ले रखी थी, शायद इसकी वजह से। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, उफ, ये जलन, अब कहां से खाना लाऊं? मैं तो अपना पर्स भी बैग के अंदर रखकर बैठी हूं, क्या करूं मैं? वो सोच ही रही थी कि इतने में तिमिर ने उसके सामने बर्गर किया। ओज ने सिर उठाकर देखा तो तिमिर ने कहा, खा लो, ज्यादा देर भूखी रहोगी तो फिर चक्कर आने लगेंगे तुम्हें, वैसे ही काफी कमजोरी है तुम्हारे शरीर में। ओज ने उसके हाथ से बर्गर ले लिया। तिमिर उसके पास बैठा और एक कोक की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने वो भी उसके हाथ से ली। तिमिर अपना फोन ऑन करके उसमें कुछ करने लगा और वो चुपचाप अपना बर्गर और कोक एंजॉय कर रही थी, पर तिमिर का ध्यान सिर्फ अपने फोन पर था। वो पता नहीं क्या किए जा रहा था, या शायद जानबूझकर अनजान बन रहा था। पनाह खाना खत्म करके वो इधर उधर डस्टबिन ढूंढने लगी। तिमिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ। ओज ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें अब भी फोन में थी। उसे समझ नहीं आया कि तिमिर उसे देख रहा है या नहीं देख रहा है। उसने वो रैपर तिमिर के हाथ में रख दिया और तिमिर ने उन्हें ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया और वापस आकर उसके पास बैठते हुए बोला, पेट भर गया या और कुछ खाना है? ओज ने ना में सिर हिला दिया। वो जानता था ओज काफी कम खाना खाती थी, उसे ज्यादा खाना खाने की आदत नहीं थी।
इनफैक्ट बहुत बार तो वो टाइम टाल दिया करती थी और शायद कमजोरी की वजह भी यही रही होगी। कुछ देर में उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो दोनों उठकर चल दिए। करीब 4 घंटे बाद तिमिर टैक्सी में था उदयपुर में। ओज उसके कंधे पर सिर रखे सो रही थी। तिमिर ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो पूरी फ्लाइट के दौरान सोई नहीं थी। कुछ देर में वो सीधा तनुषा विला पहुंच चुके थे। तिमिर ने अब जाकर ड्राइवर को पैसे दिए और ओज को उठाया और उसने धीरे से आंखें खोली और तनुषा विला की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी। इस घर से कभी उसे चिढ़ होती थी। जब वो दोबारा तिमिर से शादी करके आई थी तो उसे लग रहा था अब ये घर उसकी कैद होगा, पर आज इस घर में वापस आकर उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ससुराल आए हो। तिमिर ने बैग उठाया और वो ओस के पीछे खड़ा था, पर ओस बिना उसका इंतजार किए चुपचाप अंदर चले जा रही थी। बाहर खड़े वॉचमैन ने जैसे ही ओस को देखा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत गेट खोल दिया और वो चुपचाप अंदर चला गया। नौकर उठ चुके थे। तिमिर ने फोन करके बता दिया था कि वो आज आने वाला है, पर ओस को यहाँ देखकर सारे नौकर भी खुश थे, यहाँ तक कि धर्म खुद भी। वो कभी बनारस तो कभी उदयपुर में रहती थी। तिमिर की बहुत पुरानी नौकर थी। वो अंदर आई थी कि अचानक से तिमिर का फोन बजा। तिमिर ने तुरंत फोन उठा लिया और सामने वाले ने जो बात कही तिमिर का दिमाग एकदम से घूम गया। वो तुरंत बोला, दिमाग खराब है, मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया हूँ और तुम उसे ले आए तो मत जानते हो ना। वो बोलते बोलते रुका, तुरंत फोन रखा और बिना ओस की तरफ देखे बाहर निकलते हुए बोला, कमरे में जाओ और आराम करो, नौकर तुम्हारा सामान ऊपर रखवा देंगे। और वो इतना बोल वहां से निकाल गया। ओज उसे देखते रह गई। उदयपुर जेडी एम्पायर का जला हुआ हिस्सा था। वो हिस्सा जिसे मरम्मत के लिए छोड़ा गया था और यहाँ कोई भी नहीं आता था। ये हिस्सा अभी भी ठीक नहीं किया गया था क्योंकि इसके जलने के कुछ महीनों बाद ही इस कंपनी की नीलामी हो चुकी थी। ये कंपनी किसने खरीदी थी जसवंत सा को आज तक पता नहीं चला, पर अब ये कंपनी उनके अंडर में नहीं थी। तिमिर फिलहाल इसी हिस्से में आकर खड़ा था। वो बीचों बीच जाकर जोर से चिल्लाया, अर्हित कहाँ हो तुम, सामने आओ। और इतने में उसके सामने अर्हित आकर खड़ा हो गया। वो चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और तिमिर उसे ऐसे देखकर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? तुम जानते हो ना यहाँ अगर मिस्टर धनराज गिल को पता चल गया कि त्रिशा। वो बोल ही रहा था कि पीछे से किसी ने जोर से उसके सिर पर कुछ मारा, फिर एकदम से घुटनों के बल गिरा। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपने हाथ पर खून महसूस हुआ, पर तभी पीछे से कोई आगे आते हुए बोला, और तुम्हें लगा था कि तुम हमें मार दोगे? तिमिर ने आवाज सुनकर आंखें उठाकर देखा तो सामने जसवंत सा खड़े थे। जसवंत सा के हाथ में एक लोहे की रॉड थी। वो तिमिर के सामने आए और उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें बर्बाद कर दोगे और हम तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने देंगे क्योंकि तुम हमारे पोते हो? तिमिर कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप उन्हें घूरता रहा। इतने में एक और बार उसके सिर पर वार किया गया। तिमिर ने इस बार कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सिर उठाकर देखा तो इस बार विक्रम वत्सल उसके दूसरी तरफ से निकालकर आगे आए थे। उन्होंने भी वैसे ही कहा, क्या कहा था तुमने? मुझे कुत्ते की मौत मरोगे। अब देखो कुत्ते की मौत मरना किसे कहते हैं। तिमिर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए सामने अर्हित की तरफ देखा तो अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया और उसके बालों के अंदर से खून बाहर आने लगा। इसका मतलब उसे भी मारा गया था। तिमिर की आंखें हैरानी से बड़ी हुई, पर फिर अगले ही पर उसने खुद को शांत किया और नजर उठाकर दोनों को देखा। जसवंत सा उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोलने लगे, तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहते थे। काफी सारे मर्डर किए तुमने और हम तुम्हारे दादाजी होने के नाते तुम्हें हर बार बचाते आए। सोचा तुम आगे चलकर हमारे किसी काम तो आओगे, पर तुमने क्या किया? हमें बर्बाद कर दिया। अगर अपनी माँ का बदला ही तुम ले रहे हो तो हमें भी तो तुमसे बदला लेना चाहिए। आखिर हमारे बेटे को तुमने मारा था। वो इतने सारे मर्डर किए जिसके इल्जाम हम हमेशा दूसरों पर लगातार डालते आए थे, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती को टालते आए थे, ये सोचकर कि एक न एक दिन तुम सब भूल जाओगे, पर नहीं। तुमने हमें मजबूर किया है ये सब करने पर। तुमने क्या कहा था हमसे? हम दादाजी कहलाने के लायक नहीं, तो हम वो काम करेंगे भी नहीं, और हम खुद तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे। वो रुके और उसके सामने आते हुए बोले, पर उससे पहले तुम्हारा थोड़ा खून खराबा किया जाए। तुम्हें भी तो पता चले कि तुम कितना ही क्यों ना फड़फड़ाओ। मरने वाले तुम नहीं हो क्योंकि तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। वो जाकर सामने रखे उसे टूटे से स्टैंड पर बैठ गए और कहने लगे, बेचारी ओस हमेशा सोचती थी कि तुम गलत हो। तुमने उसे कैद किया, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने मां बनने की क्षमता को दी।
पर उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब हमने किया था। वो शादी, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमारी वजह से हुआ। वो एक्सीडेंट हमने करवाया था। हमने तो सोचा था मर जाएगी, मार देना चाहते थे, पर फिर भी बचा लिया ये सोचकर कि क्या पता आगे काम आ जाए। पर वो हमारे किसी काम की नहीं रही, इसलिए उसका बच्चादानी निकलवाना चाहते थे हम, पर अफसोस वहां पर भी बच गई। पर कोई बात नहीं, मारना तो उसे पड़ेगा। तुम्हारे मरने के बाद उसकी बारी। वो एकदम से शैतानी हंसी हंसने लगे तो विक्रम वत्सल ने एक और रोड खींचकर तिमिर के सर में दे मारी। वो गिरा नहीं, वो घुटनों के बल था। सर उठाए अब भी उन्हें घूर रहा था और फिर से खून बहते हुए उसके गले तक आने लगा था। और विक्रम वत्सल वैसे ही हंसते हुए बोले, मैं वो मोहरा हूं जो किसी के हाथ नहीं आता। तुम्हारी माँ की मर्डर में जितना हाथ मेरा रहा है ना, उतना किसी का नहीं रहा होगा। मतलब वो सारे पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने तुम्हारी माँ के केस को बंद किया, उसे खत्म किया, ऐसी रिपोर्ट खत्म करने वाले को भी तो श्रेय जाता है ना। अगर मैं वो रिपोर्ट खत्म नहीं करता तो किसी को पता कैसे चलता कि तुम्हारी माँ का रेप हुआ है। और फिर वो मकरना जरूरी था। सॉरी। वो ऐसे बोले जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो और फिर 2 पल रुक कर बोले, तुमने क्या कहा था? तुम सबसे बदला लोगे। जिसने तुम्हारी माँ का कैसे बंद किया? वो लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ का रेप किया, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा बाप। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं भी जिंदा हूँ, तुम्हारे दादाजी भी जिंदा है और अब हमसे पहले तुम मरोगे। और एक और बार उसने रोड उठाकर जैसे ही तिमिर को मारने की कोशिश की, इतने में तिमिर ने कस के उस रोड को पकड़ लिया। विक्रम वत्सल हैरान रह गए। उसे इतनी चोट देने के बाद उन्हें लगा नहीं था कि तिमिर वापस खड़ा होगा, पर तिमिर खड़ा हो चुका था। उसने वो रोड ली और खींचकर विक्रम के ही सिर पर दे मेरी। ये वार उनके वार जितना कमजोर नहीं था। उसने इतनी जोर से किया था कि वहीं पर उनका सिर फट गया और अगले ही पल वो जमीन पर थे, शायद मर चुके थे। जसवंत सा ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो हैरान से कभी जमीन पर पड़े विक्रम को तो कभी तिमिर को देखने लगे। वो एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए और तिमिर ने अपने हाथ में पकड़े उसे रोड को फेंकते हुए कहा, ना तो मैं आपको कभी अपने परिवार का हिस्सा मान पाया, ना मैं खुद को आपका खून कहता हूँ। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार है, जिसने ना अपने बेटे को सही सीख दी, ना अपनी बहू के लिए कुछ किया। और मेरे लिए आपने जो भी किया है ना, वो अपने मतलब के लिए किया है, अपने पैसों के लिए, अपने शी इज्जत के लिए किया है। आपको लगा क्यों? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी औलाद आपको दूंगा? बिल्कुल नहीं। वो दुनिया में आए या ना आए, उस पर आपका साया कभी नहीं पड़ेगा। और अगर वो इस दुनिया में आया तो मैं उसे एक ऐसी जिंदगी दूंगा जहां फरेब ना हो, जहां मैं उसे बताऊं कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, जहां मैं उसे बताऊं कि औरतों का रेप नहीं होता। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। ओस के साथ वो सब किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आशुतोष मित्तल की बेटी थी। बट नाउ आई रियलाइज्ड कि मैं गलत था। मैंने किसी और का गुस्सा एक लड़की पर उतरा है। मैं इसलिए उसे खुद से दूर करना चाहता था, पर वो खुद मेरे पीछे आए। वो मुझसे प्यार करती है और ये मेरे किसी एक अच्छे काम का सिला मुझे मिला है कि वो लड़की जिसके साथ मैं इतना सब कुछ किया, वो मुझसे प्यार करती है। पर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया और आपको कोई सिला बचा नहीं सकता। और तिमिर उनकी तरफ बढ़ने लगा, पर जसवंत सा एकदम से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर तानते हुए बोले, दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। हम गोली चला देंगे, हम मार देंगे तुम्हें। पर तिमिर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जसवंत साहब ऐसे ही उसे पर रिवॉल्वर ताने खड़े थे और तिमिर उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। वो उनसे 3-4 कदम की दूरी पर होगा कि जसवंत शाह ने गोली चला दी। तिमिर के सीधा सीने में जाकर वो गोली लगी, पर फिर भी शायद वो आज रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने उनके हाथ से एकदम से गन खींची और सीधा उनके ऊपर तानते हुए बोला, मुझे ना आप पर तरस आता है, ना आप पर मोहब्बत। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के कातिल है, जिसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। मैंने सोचा नहीं था इतनी आसान मौत दूंगा, पर जिंदगी और दुनिया दोनों से बोझ कम करने का एक ही तरीका है कि आप खत्म हो जाए। अफसोस इस बात का रहेगा बस कि मरने से पहले जो तड़प मेरी माँ ने सही थी, जो तकलीफ उन्हें हुई थी, वो आपको नहीं होगी। और उसने एकदम से गोली चला दी। ये तिमिर था जिसे सच में किसी पर रहम नहीं आता था। उसने गोली जसवंत शाह की गर्दन पर मारी थी, जो दूसरी तरफ से होकर गुजर गई थी। जसवंत शाह की आंखें और मुंह दोनों खुले हुए थे और शायद सांस खत्म हो चुकी थी। तिमिर को अब भी उन पर तरस नहीं आया। उसने गन सीधा उनके मुंह में डाली और जितनी भी गोलियां बची थी, सारी के सारी चला दी। उन्हें एक पल नहीं मिला, ना सांस लेने का, ना माफी मांगने का, और तिमिर अगले ही पल लड़खड़ाया। उसकी हालत खराब थी, सीने पर गोली लगी हुई थी और सिर अब घूम रहा था, पर फिर भी वो सब कुछ खत्म करना चाहता था।
अपने बदले की जो दुनिया, जो दीवारें उसने खड़ी की थी वो तोड़ना चाहता था, क्योंकि आज सब कुछ खत्म हो चुका था। वो लोग खत्म हो चुके थे जिन्हें उसने खत्म करना था। उसने अर्हित की तरफ देखा। वो तुरंत उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, अर्हित, त्रिशा प्रेग्नेंट है। तुम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। उठो, प्लीज उठो। अर्हित, जो हल्के होश में था, उसने उठकर तिमिर को देखा। उसकी वो सफेद शर्ट पूरी तरह खून में लाल हो चुकी थी। पूरे गले पर खून लगा हुआ था और सीने पर लगा खून अब नीचे की ओर आ रहा था। अर्हित धीरे से उठा और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, उन्होंने मेरे फोन से फोन करवाया था, त्रिशा को मारने की धमकी देकर। मुझे नहीं पता क्या हुआ। तिमिर ने तुरंत कहा, मुझे पता है, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अर्हित हैरानी से बोल, क्यों? तिमिर ने उसे जबरदस्ती खड़ा किया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, यहाँ पर बॉम्ब फिट किए थे मैंने। आज पूरा अंपायर ब्लास्ट होने वाला था, पर उससे पहले ये हो गया। मुझे पहले से शक हो गया था कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, वरना तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाते। मैंने तुमसे कहा था कि आज पूरा अंपायर बर्बाद हो जाएगा, तो तुम मुझे क्यों बुलाते? हमें यहाँ से निकलना होगा, टाइम कम है हमारे पास। अर्हित खड़ा हुआ। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि तिमिर एकदम से जमीन पर गिर गया। उदयपुर, जेडी एम्पायर। अर्हित ने तिमिर के पास जाकर पर बैठते हुए कहा, तिमिर आंखें खोलो, वक्त कितना बचा है हमारे पास बताओ। शायद तिमिर आखिरी सांसें गिन रहा था। शायद। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 2 मिनट। हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें जाना होगा। अर्हित ने एकदम से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। उठो, हमें साथ में चलना है। तिमिर ने एकदम से उसका हाथ हटाया और बोला, मेरी बहन बीवी है तुम्हारी, जो यहाँ से, उसे किले जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी, जाओ। अर्हित ने एक बार फिर सिर नामे हिलाया और चिल्ला कर बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसे खत्म होने के लिए ये सब किया था? जब मरना ही था तो इतने साल क्यों तड़पाते रहे? तिमिर 2 पल उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ लेकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मरने वाला हूं, फिर भी कसम दे रहा हूं, जाओ यहाँ से। बहुत सारी गलतियां हैं कि, बहुत गुनाह किए हैं और शायद सजा यही है कि मैं अपने बदले के साथ खत्म हो जाऊं। प्लीज चले जाओ यहाँ से। उसने अर्हित को धक्का दिया। अर्हित बेचारगी से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर लाचारी साफ देख रही थी और तिमिर ने वैसे ही गहरी सांस लेते हुए कहा, जो यहाँ से चले जाओ। और हाँ, उसे जवाब देना मेरी तरफ से, उससे प्यार करता हूँ, शुरू से करता था और मरने के बाद भी करूंगा। अर्हित की आंखों में आंसू थे, वो पीछे कदम लेने लगा। वक्त बहुत कम था, ब्लास्ट होने वाले थे और वो बाहर की ओर जा रहा था। तिमिर उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और वापस खोली। खुले आसमान को वो देख सकता था और आंखों के सामने धीरे धीरे सारी यादें चलने लगी। अपनी माँ के साथ बिताया वो बचपन, उनका वो रेप होना, उनका खुद को जला देना, सब कुछ। वो चाहता था कि जसवंत सा, वैसे ही आग में जेल जैसे उसकी माँ, पर यहाँ सब कुछ ऐसे हो गया कि बस एक झटके में जैसे सब खत्म ही हो गया। तिमिर ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली तो आंखों के सामने ओस का चेहरा घूम गया। उसके वो फोटोज पर लिखी वो बातें और उसका इजहार, के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो धीरे से बुदबुदाया, मेरी जिंदगी का कोई एक काम जो तुझे पसंद आ गया मेरे खुदा, और उसका सिला तूने मुझे मेरी बीवी के रूप में दिया। अब वो भी आजाद है। कमाल की मोहब्बत थी उसकी, जिसने उसे बर्बाद कर दिया। बर्बाद होकर भी उसके पीछे बर्बाद होने को तैयार हो गई। और बस तिमिर की आंखें बंद हो गई। 4 साल बाद उदयपुर का ही एक घर था, एक झील के किनारे, कांच और लकड़ियों से बना। ना तो ये ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा था, पर काफी खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कि देखने वाले को यहाँ रहने की ख्वाहिश हो जाए। और घर के अंदर घूमता वो वजूद, वो लड़की, वो हर फोटो को साफ करते हुए बुदबुदा रही थी, कभी सोचा नहीं था जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में ये क्यों लिखा था, पर लिखा था, शायद इसीलिए मुझे सब कुछ झेलना पड़ा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैंने ये 4 साल कैसे गुजारे हैं मैं नहीं जानती, पर मेरी जिंदगी में ये सब लिखने वाले सिर्फ आप हो। और वो उन तस्वीरों को साफ करके रख रही थी। वो तिमिल की तस्वीर थी, वो तस्वीरें जो ओज ने दी थी। और ये लड़की कोई और नहीं उसकी बीवी थी। ओज तिमिर धनराज गिल थी। उसने एक प्लेन सा सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था। चेहरे पर कोई भी मेकअप किया हुआ नहीं था। वो बस ऐसे ही उन तस्वीरों को साफ कर रही थी और चेहरे पर काफी टेंशन थी, शायद उदासी। वो परेशान थी। उसने उन सारी तस्वीरें को साफ करके रखा और जाकर खिड़की के पास खड़े होते हुए बोली, मैं बस चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, अब मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए। मैं नहीं झेल सकती अब
ये अकेलेपन मुझे और नहीं चाहिए। प्लीज मुझे वो दे दीजिए भगवान जो मेरे इस अकेलेपन को दूर करे। उसने इतना कहा ही था कि किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, और तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने वाला जल्द ही आने वाला है। जैसे ही ओज ने ये सुना, एकदम से पलट कर देखा। वो पीछे खड़ा था। ओज मुस्कुराई और बोली, क्या है रिपोर्ट में? मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं ना? और उसका वो पति तिमिर धनराज गिल, उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। तुम प्रेग्नेंट हो। उसने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एकदम से तिमिर को गले लगा लिया। तो तिमिर ने उसके माथे को चुम्मा और बोला, बिल्कुल, माँ बनने वाली हो, और हम दोनों की जिंदगी में एक मेहमान आने वाला है। हम दोनों का अकेलापन अब जल्दी खत्म होगा। ओज ने हाँ में सिर हिलाया और एक बार फिर से मुस्कुरा दी। उसने तिमिर को गले लगा लिया, और वो उसे गले लगाए हुए बस चुपचाप खड़ा था। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई, भाई तुम लोग ऐसे एक दूसरे को अकेला बोलते हो जैसे हम लोग तो बस आत्माओं की तरह यहाँ वहां घूम रहे हैं। तिमिर ने ओस को छोड़ा और पीछे पलट कर देखा तो ये अर्हित था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे की वो स्माइल बता रही थी कि वो बड़ा खुश है। उसे ऐसे देखकर तिमिर ने कहा, तुम क्यों खुश हो? तुम्हें क्या हुआ है? और अर्हित अपने हाथ में पकड़े उसे मिठाई के डिब्बे को उसके सामने खोलते हुए बोला, देखो, दो खुशखबरी है। एक, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। खुश हूं कि तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो और ये हम सबके लिए खुशखबरी है भाई। और दूसरी, मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट है। जैसे ही ओज ने सुन वो एकदम से बोली, सच में? कहाँ है त्रिशा? मुझे बात करनी है उनसे, प्लीज करा दे। उदयपुर। अर्हित मुस्कुराया और बोला, वो क्या आ रही है पीछे। ओज और तिमिर ने पीछे देखा। पीछे एक लड़की एक 4 साल के बच्चे को अपने साथ लिए चले आ रही थी। उसे देखते ही ओज ने जाकर एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, त्रिशा, आई एम वेरी हैप्पी। हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। मैं चाहती थी कि मैं इस जर्नी को किसी के साथ एंजॉय करूं और तुम हो। आई लव यू यार। उन दोनों को ऐसे देखकर अर्हित ने तिमिर की तरफ देखा और बोला, ये नंद भाभी की जोड़ी कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत वाली नहीं है। मतलब मैंने सुना था कि भाभीियों की नंद के साथ बनती नहीं है। ये दोनों तो इन 4 सालों में ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बनी है जैसे हम दोनों तो कुछ है ही नहीं। तिमिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इसे इसकी खुशियां मिल गई है। उसकी बात सुन अर्हित के चेहरे पर अनायास ही उदासी छा गई, और वो तुरंत बोला, मुझे बात करनी है कुछ। तिमिर ने हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर इस घर में बने उस स्टडी रूम की तरफ चला गया। ये स्टडी रूम इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा एक छोटे से कमरे जितना था, जिसमें सामने की तरफ 2 बुकशेल्फ लगाए हुए थे जिनमें कई सारी फाइल्स और बुक्स रखी हुई थी। सामने एक डेस्क था। डेस्क की एक तरफ एक चेयर और दूसरी तरफ 3 चेयर रखी हुई थी, और तिमिर जाकर दूसरी बैठा और बोला, क्या हुआ? अर्हित भी बैठा और बोला, दिव्यम। दिव्यम को उसके बाप की सच्चाई जानने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा। रेप केस में 4 साल अंदर रहा है वो। जिस लड़की का उसने रेप किया था उस लड़की को हमने केस करने के लिए मनाया था और दिव्यम को सजा हो भी गई थी। बट जब वो बाहर आया और उसे हमने बताया कि उसके बाप ने क्या कांड किए थे, हमने उसको क्यों मारा, तो वो मानने को तैयार ही नहीं। फिर से बदला लेने की फिराक में बैठा है। तिमिर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। अगर वो बदला लेना चाहता है तो हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया। इस बार अगर गुनाह करे तो सीधा जेल भेजो। अर्हित हंस दिया और बोला, और रिधान का क्या करना है? कुछ नहीं है, बट वो हमेशा धमकी देता रहता है ना कि वो हमें खत्म कर देगा। मतलब 4-5 साल हो गए उसे ये करते हुए। अपने बाप के मरने के बाद वो आया था, तब उसने कहा था कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया था। उसके बाप के मरने के बाद उसे उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो कुछ भी करना नहीं चाहता। पर उसे हम दोनों पसंद भी नहीं, इसलिए हमें डराता रहता है। दोनों एक साथ हंस दी और अर्हित ने कहा, सच वो वक्त गुजर गया ये जानकर खुशी हुई। अब ओस प्रेग्नेंट है और तुम लोगों की दुनिया में खुशियां वापस आने वाली है ये जानकर खुशी हो रही है। तिमिर मुस्कुरा दिया। वो वहीं बैठा अर्हित उसके सामने ही उन सारी चीजों को याद करने लगा। अर्हित जैसे एक डायरी की तरह था। वो सारी चीजों को बैठे बैठे फिर से दोहराने लगा। 4 साल पहले जब उस जली हुई फैक्ट्री में तुम बेहोश हुए थे, मुझे लगा सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। पर पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि वहां तुम्हारी मौत नहीं लिखी। बाहर निकलते ही उन दोनों लोगों ने मेरी मदद की। हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए और वहां से निकलते ही वो ब्लास्ट भी हो गया।
ब्लास्ट के बाद पुलिस को ये साबित करना मुश्किल नहीं रहा कि मैं वहां पर एक गैंगस्टर को पकड़ने गया था और उसने ही वहां पर ब्लास्ट करवाया और जसवंत और विक्रम दोनों जलकर वहां मारे। तुम 6 महीने कोमा में रहे, तुम्हारे सिर में गहरी चोट आई थी। उस वक्त ओज ने जो तुम्हारा ख्याल रखा, जो रो रो कर मन्नतें दुआएं की, मैं आज भी देखता हूं तो सोचता हूं कि कैसे तुम उसकी जिंदगी में आए थे और क्या बन गए उसके लिए। मुझे खुशी होती है जब मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखता हूं। तो उसके बाद तुम्हें पता है, जब मैंने ये सारे इल्जाम उस इंसान के ऊपर लगवाए जो पहले से 3 लड़कियों का मर्डर कर चुका था, अपने बदले के चक्कर में उसने कहा कि उसके जीने की इच्छा नहीं है, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेगा। दिमाग खराब था उसका। उसे क्या हुआ था आई डोंट नो, बट साइको था वो। पता है, उसने जेल के अंदर उन सारे मर्डर्स की सजा होने के बाद सुसाइड कर लिया। उसके बाद तो ये फाइनल हो गया कि वो एक साइकोपैथ था और इसी की वजह से उसने सब किया। तुम तो निकल गए कोरे कोरे और अब सब ठीक है। बस अब ऐसे ही सब कुछ ठीक रहे। तिमिर मुस्कुरा रहा था। वो अर्हित की बातें हर बार ऐसे ही सुनता था। उसे सब कुछ याद था, सब कुछ पता था, पर फिर भी अर्हित हर साल उसे जाकर ये कहानी सुनाता था और तिमिर आराम से सुनता भी था। उसे बड़ा मजा आता था अपनी करतूतें अर्हित के मुंह से सुनने में। उसे याद था अर्हित का खुद का बाप वो पुलिस ऑफिसर था जिसने उसकी मां के केस को बंद करवाया था। तिमिर ने उसे मार दिया था। अर्हित को जब पता चला कि उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार तिमिर धनराज गिल है तो वो आया था उसके पास सबूत लेकर। पर जब उसे सच्चाई पता चली कि तिमिर ने ये सब क्यों किया और वो क्या करने वाला है, तब अर्हित ने ये फैसला किया था कि वो तिमिर का साथ देगा। उस वक्त तिमिर 3 पुलिस ऑफिसर्स को मारने गया था। उसने अपनी बहन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसे सौंप थी। बस उस वक्त त्रिशा और अर्हित दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तिमिर जानता था अर्हित अच्छा इंसान है, इसलिए उसने भी अपनी बहन की शादी खुशी खुशी अर्हित से करवा दी थी और शादी के बाद तो अर्हित जैसे तिमिर का बेस्ट फ्रेंड ही बन गया था। वो सब कुछ जानता था कि तिमिर के साथ क्या हुआ है, इसलिए उसे हमेशा तिमिर से हमदर्दी थी। फिर वो साला जीजा बन गए, इसलिए एक रिश्ता भी जुड़ गया और अब दोनों यहाँ थे कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। दोनों ऐसे ही काफी देर बातें करते रहे। फिर बाहर से सत्या की आवाज आई, भाई वुड बी फादर कहाँ हो दोनों। और उनकी आवाज सुनकर अर्हित ने हंसते हुए कहा, आ गई, अब इनका अलग से तांडव होगा। वो हंस दिया और दोनों बाहर चले आए। बाहर आकर देखा तो गायत्री जी और सत्य दोनों आ गए थे। उनके साथ रूही और रमा भी थे। उन सबको वहां एक साथ देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही ने आकर एकदम से तिमिर को गले लगाते हुए कहा, मैं मासी बनने वाली हूं, आपका थैंक यू। उसकी बात सुनकर तिमिर ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, तुम तो बड़ी बेशर्म होती जा रही हो यार। अपनी बहन को जाकर थैंक यू बोलो। मुझे थैंक यू बोलेगी, क्या मतलब हुआ? रूही एकदम से हंस दी और ओस के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच कि आप मुझे मासी बनाने वाली है। ऐसे ही सत्या और गायत्री भी ओस से मिली और त्रिशा से भी। वो खुश थे कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी और ऐसे ही सब बैठे बिछे करने लगे। इन दिनों तिमिर इस वक्त अपनी आर्ट गैलरी संभाल रहा था और साथ में ओज भी पेंटिंग्स बनाने लगी थी। इन 4 सालों में ओज ने सिर्फ तिमल से पेंटिंग बनाना ही तो सीखा था और अब वो भी माहिर हो चुकी थी। अब भी उसे तिमिर जितनी परफेक्ट पेंटिंग्स बनाना नहीं आता था, पर वो अपने में ही अलग जादू करती थी अपनी पेंटिंग्स में। सब बातें ही कर रहे थे और अचानक बाहर फिर से बेल बजाने की आवाज आई। ओज उठते हुए बोली, मैं चेक करती हूँ। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने बकेट रखा था जिसमें कुछ फूल, चॉकलेट और फल, मिठाइयाँ रखी हुई थी। वो उस बकेट को देखने लगी। वो नीचे झुकने को हुई कि पीछे से तिमिर ने आकर कहा, चुपचाप खड़ी रहो। उसने वो बकेट उठाया और उसमें रखे लेटर को उठाकर देखने लगा। उसे लेटर को पढ़ाते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर ओज ने कहा, क्या है इसमें कि मुस्कुरा के रहे हो? और वो बोला, एक और दुश्मन दोस्त बन चुका है। उसने वो लेटर ओज की तरफ बढ़ा दिया तो ओज ने देखा वो लिधान ने भेजा था और इस लेटर में उसने लिखा था, नया घर ले लिया है इसलिए अब नई शुरुआत भी करो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास्ट की कोई भी याद रहे। मेरी जिंदगी में कोई पास्ट नहीं है, बट जब तुम्हारे साथ पढ़ाई करता था तब से तुम्हें जानता हूँ। हमेशा सोचता था कि तुम मेरी तरह नॉर्मल होते तो शायद हम आज भी बेस्ट फ्रेंड होते, बट वो तो नहीं हो सकता। कम से कम इस दुश्मनी को खत्म कर देना, आरवी। उस लेटर को पढ़कर ओज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराकर तिमिर की तरफ देखा तो उसने धीरे से ओज के होठों पर होंठ रखे और किस से छोटी सी किस करके ओज को लेकर अंदर चला आया और सब एक बार फिर बातों में मशरूफ हो चुके थे।
ओज एक तरफ जिक्र बैठी और बस बैठी सबकी बातें सुनते हुए तिमली को देख रही थी। उसे सब कुछ याद था। 4 साल पहले जब फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जेडी अंपायर जैसे कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ खाक बचा था वहां पर। तिमिर धनराजगिल अब सिर्फ एक पेंटर बनकर रह गया था, क्योंकि उनके पीछे जसवंत धनराजगिल का नाम ऐसे जाता था जैसे वो थे ही नहीं। उस वक्त तिमिर 6 महीने तक कोमा में था। उसके सिर पर बार बार वार किए जाने की वजह से उसके सिर में गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि उसका बचना भी मुश्किल है, पर फिर भी वो बच गया था। 6 महीने बाद जब उसे होश आया तो अर्हित ने उसे सब कुछ बता दिया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने एक साइकोपैथ को इल्जाम अपने सिर लेने को कहा और वो मान भी गया है। उसने सजा के दूसरे या तीसरे दिन ही सुसाइड कर लिया, जबकि कोर्ट में उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये सारे मर्डर उसने किए हैं। दिव्यम ने अपने कॉलेज में एक लड़की का रेप किया था, और ये सारी चीज पता लगाने के बाद अर्हित ने उसे लड़की को केस करने के लिए कहा था। उस लड़की ने बड़ी मुश्किल से डरते डरते ये सब किया था और अर्हित ने वो जुर्म साबित भी करवाया था। दिव्यम 4 साल से जेल में था और अब जब छूट कर आया था तो एक बार फिर से तिमिर से बदला लेना चाहता था। रिधान जब तिमिर हॉस्पिटल में था तब उसे मारने की कोशिश करना चाहता था। उसके दादा को तिमिर ने मार दिया था और ये बात कहीं ना कहीं वो जानता ही था, बट अर्हित ने उससे मिलकर उसे भी तिमिर की सारी सच्चाई बता दी थी, उसके बाप की भी। और रिधान उन लोगों में से था जो सच्चाई को कभी भी झूठलाता नहीं था, उसके लिए सच सच होता था, फिर चाहे वो किसी का भी हो। और अपने बाप की इतनी घटिया सच्चाई जानने के बाद उसे तिमिर से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं हुई, पर फिर भी वो उससे हमेशा चिड़ा चिड़ा सा रहता था। वो कभी तिमिर से वापस मिला नहीं। अगर कभी गलती से दोनों टकरा जाते तो रिधान रास्ता बदल लेता था। ठीक होने के बाद जब तिमिर घर आया तो उसे अपना घर भी काटने को दौड़ रहा था। वो सारी पुरानी चीज, वो सब कुछ। जसवंत धनराजगिल की हवेली उसके नाम आई थी और बस वो हवेली ही बच गई थी, बाकी सब तो बर्बाद हो चुका था। तिमिर ने वो हवेली चैरिटी में दान कर दी थी, गरीब बच्चों के लिए। अब वो हवेली एक आश्रम की तरह इस्तेमाल की जा रही थी। उसके बाद खुद का घर वो बेच चुका था और अपने आर्ट गैलरी में लग चुका था। उसने वहीं पर ध्यान दिया था। वो काफी समय तक अपने आर्ट गैलरी के एक कमरे में ही रहता था ओस के साथ, पर अब जाकर उसने नया घर लिया था क्योंकि ओस की एक ख्वाहिश थी कि वो जब भी घर बनाए झील के किनारे बनाए, उसका घर लकड़ी और कांच का हो, बड़ा नहीं बस छोटा सा। और तिमिर ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी की थी। उसे याद था जब उसने ओस से अपने प्यार का कन्फेशन किया था। आर्ट गैलरी की उस बड़ी सी दीवार पर ओस की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई थी और लिखा था, "यू आर पार्ट ऑफ मेयर शॉल"। उस दिन उसने पहली और आखिरी बार "आई लव यू" कहा था। उसके बाद ओस को कभी उसके मुंह से ये सुनने को नहीं मिला। फिर उसका बर्ताव ही था जो हमेशा ओस को प्यार का एहसास दिलाता था। कोमा से बाहर आने के बाद से तिमिर ने ओस से कभी रूडली बिहेव नहीं किया था। वो बस प्यार से पेश आता था, जो वो चाहती थी वो कर देता था और बस ओस को खुश रखाता था। सच में ओस को लग रहा था जैसे उसे सब मिल गया है, उसका घर, पति और अब बच्चा भी। ओस की जिंदगी जो एक पिंजरे में कैद होकर रह गई थी वो अब एक आसमान के उड़ते परिंदे की तरह हो गई थी। नाउ शी इज नॉट हिज केज्ड प्रिंसेस, शी इज हिज लविंग बर्ड। वो अब जेल बर्ड से लविंग बर्ड बन चुकी थी। तिमिर इसी नाम से बुलाता था उसे जब भी उसे ओस पर प्यार आ रहा हो। शाम का खाना खाने के बाद सब एक एक कर चले गए थे। रमा और रूही सत्या के घर रुके थे, क्योंकि उन्हें गायत्री जी के साथ दूसरे दिन वापस जाना था। त्रिशा को अर्हित अपने उदयपुर वाले घर ही ले गया था और अब घर में बस ओज और तिमिर अकेले थे। रात को तिमिर अपना थोड़ा काम खत्म करके कमरे में आया तो देखा ओज एक तरफ सोफा पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। तिमिर ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। इस कमरे का थीम वाइट था, जो काफी सुकून देता था। वो आकर एकदम से ओस के हाथ से बुक खींचते हुए बोला, "इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है, कभी मुझे भी निहार लिया करो"। ओज उसकी बात सुन हंसी और खड़ी होते हुए बोली, "प्रेग्नेंट हो गई हूं तुम्हें निहारते निहारते, अब कितना निहारो"। तिमिर ने एकदम से उसे गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, "निहारने से प्रेग्नेंट कौन होता है लव बर्ड"। ओज मुस्कुराई और तिमिर ने ले जाकर उसे बेड पर लेटाया और एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ओज ने चुपचाप उसके बालों में हाथ फरेना शुरू कर दिया और तिमिर एक बार फिर उस पर आप अपना प्यार बरसाने लगा। दोनों की दुनिया में अब बस सुकून और प्यार था। जो कुछ भी बीता था, ना ओज याद रखना चाहती थी, ना वो तिमिर को उन चीजों का जिक्र करने देती थी। उसका डिसऑर्डर मिटाने का सत्या ने यही तरीका बताया था कि तिमिर धीरे धीरे सब भूल जाए, और इन 4 सालों में ये बखूबी हुआ था। वो काफी हद तक ठीक हो रहा था। द एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।